हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए। सेट 8 के साथ आ चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस किसी ने भी रिजर्व बैंक के IBPS क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क या RRB स्केल 1 ऑफिसर का फॉर्म डाला होगा, प्रिपरेशन आपने शुरू कर लिया होगा, प्रॉपर शेड्यूलिंग कर ली होगी अपनी स्टडी को, है ना। कभी ऐसा उम्मीद मत रखना कि एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी शुरू करूँगा, गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा, फॉर्म भर देते हैं कि हाँ चलो भरना है, प्रिपरेशन कहीं नहीं, टाइम पे आएगा करेंगे, और वो टाइम आता नहीं कभी। तो ध्यान रखिएगा आपका। मैंने पिछली वीडियो में भी कही, मैं दोबारा एक बार से कह रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चों के बड़े अच्छे कमेंट आए हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सारे क्वेश्चन लूँगा मैं, सॉल्यूशन प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया था अपने जो कोर्सेस है उसके। मुझे बाद में फील हुआ, रियलाइज़ किया कि अभी जब जो एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उसमें प्रमोशन से थोड़ा सा बचना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। ऑल्दो मैं इसको समझ पाऊँ, इससे पहले आपके मैसेज आ गए, सो आई रियलाइज़ कि ये थोड़ा सा था जो नहीं होना था। आई विल टेक केयर ऑफ इट। पढ़ाई करते हैं अपने मज़े से। अब आज के वीडियो में मैंने जो मेंशन किया है वो मैंने लिया है सिटिंग अरेंजमेंट का स्क्वायर बेस्ड। आसान होता है जब तक सिंगल वेरिएबल हो, जब वेरिएबल डबल हो जाए या डायरेक्शन डिफरेंट आने लग जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सर्कुलर समझ जा रहे हैं आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस डिफरेंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कॉर्नर पे बैठे हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिडल में बैठा हुआ दे देता है। इसके अलावा इस सेट में एक दूसरी चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग का सब्स्टिट्यूशनल, प्री के लिए फेवरेट टॉपिक में से एक रहा है, हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अपन ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन हमारा रहा ये, किस पे? स्क्वायर बेस्ड पजल पे। मिल के करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, टोटल 8 पर्सन्स ABCDEFG and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sitting at 4 corner of the table while 4 sit middle of each of the 4 sides। मतलब 4 कॉर्नर पे 4 साइड्स पे। द वन हु सिट्स एट कॉर्नर, जो कॉर्नर पर है वो कहाँ फेस कर रहा है बच्चों? सेंटर में। और जो सिंपल सी बात है जो मिडिल में होगा वो कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है? बेसिकली ये कह रहा है कि देखो आप ये वन स्ट्रक्चर और एक दूसरा स्ट्रक्चर, आपको पता है मैं अजम्पशन बनाता ही बनाता हूँ, इसमें आपको 4 पर्सन कॉर्नर पे जो इनसाइड देखेंगे और 4 मिडिल में जो आउटसाइड देखेंगे। आपको इस पैटर्न का कॉन्फ़िगरेशन रखने की ज़रूरत है। डन कर दिया। अब आप कहोगे कि सर ये पहले क्यों बना लेते हो, फिजूल का टाइम ख़राब करते हैं। बहुत सिंपल सा पैरामीटर है, पजल सॉल्व करते हुए आपका मेंटल स्टेटस जितना स्ट्रेट सिंपल रहे उतना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, कोई भी खाना स्ट्रीट पे मिलता हो, वही खाना वही चीज़ें और सेम चीज़ें किसी बड़े होटल में मिलता हो, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है, खूबसूरत। और उसी खूबसूरती में अपन मल्टीपल में पे करने को तैयार हो जाते हैं। पजल भी कुछ वैसा ही है, जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्लियरली दिखें। तो कई बार बच्चे सॉल्व करना करते हैं पजल, उसी में गाजर पीचर कर दिया लाइन को। पता चले कि जब पैसेज से सॉल्व नहीं हो रहा और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है तो उन्होंने जो कंटेंट अजम्पशन में लिख रखा है उसमें निकाल ही नहीं पा रहे कि कहाँ ढूंढना है क्या ढूंढना है। वो नहीं करना, आपने क्लियरली मेंशन करिए, स्पीड पे काम करिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या लिखा है? ई डज नॉट फेस इनसाइड। इसका क्या मतलब है? ई डज नॉट फेस इनसाइड, ये डायरेक्टली बोल रहा है हमसे कि इनसाइड नहीं फेस कर रहा, तो कॉर्नर पे नहीं देख रहा है। ये कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा। बाहर देखेगा मतलब मिडिल में है।
ठीक है, ई डज नॉट फेस इनसाइड कर लिया हमने। अब क्या लिखा है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब मुझे देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या बोला है कि सी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में है। ये अजम्पशन वाला इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि एफ कॉर्नर पर बैठा है या एफ सेंटर में बैठा है। लेकिन जो बात इसने कही है ना, किसने कही है, ई डज नॉट फेसेस इनसाइड, इनसाइड नहीं फेस कर रहा मतलब कॉर्नर पे, तो इसका 100% श्योर हो गया कि ई कहाँ बैठा हुआ है, मिडिल में ही बैठा हुआ है। अब हमें आगे क्या करना है, ई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाएगा, कर लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। हमसे क्या कह रहा है कि देखो डी इमीडिएट लेफ्ट है एच के, कहाँ है, लेफ्ट है एच के, लेकिन एच का ही तो नहीं पता। एच अगर इनसाइड देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट, आउटसाइड देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आगे चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। आपसे एक बात क्लियर बोला कि देखो जहाँ भी ई आपने बिठा रखा है, मतलब इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर ए पॉसिबल नहीं है। ई और ए एक साथ नहीं बैठ सकते, नहीं बिठाएंगे, डिफरेंट करेंगे, ओके। ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन सी एंड एच। इन्होंने एक बात और कह दी कि सी और एच के बीच में, सी और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। अब समझिए, अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल के क्लास में भी बताया था। सी और एच में 2 पर्सन और सी और एफ में 2 पर्सन। ऑल्दो हमें एफ एच सी में से किसी का डायरेक्शन नहीं पता, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इस क्वेश्चन में गेम चेंजिंग इन्फॉर्मेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना पता चल गया कि सी एग्जैक्टली मिडिल में है, उसके एक तरफ एफ होगा तो उसके एक तरफ क्या होने वाला है, एच होने वाला है। और अब मैंने जो अजम्पशन यहाँ सी ई से शुरू कर लिया था, उसको मैं छोड़ के किससे शुरू करने वाला हूँ, सी और एच से। हाँ, बदले में मैं यही ज़रूर लिख दे रहा हूँ कि भाई ये जो ई है ना, इसको अपन कहाँ बिठाएंगे, मिडल में बिठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लाइन आपने क्या लिखा था, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, एफ को अगर यहाँ ले आउटसाइड, तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट सी, और सी और एफ के बीच में 2 हो गया, तो सी और एच के बीच में 2 मतलब एच की पोजीशन। हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, डन। दूसरा अजम्पशन, अगर मैंने एफ कॉर्नर पे ले लिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट सी, तो सी और एच के बीच में मतलब एच की पोजीशन ये। इसमें हमने 2 कन्फिग्रेशन, एक में एफ को आउटसाइड, एक में एफ को इनसाइड, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेटल्ड। अब हमसे क्या बोला, डी इमीडिएट लेफ्ट है एच के। समझिए, अगर एच आउटसाइड तो इमीडिएट लेफ्ट डी, और अगर एच इनसाइड तो इमीडिएट लेफ्ट टी, मतलब हमने ये भी पुट कर लिया। समझ रहे हैं आप, एक बार में 2 इन्फॉर्मेशन और बड़ी जल्दी सॉल्यूशन होने की कंडीशन में पहुंच गया। विद इन मिनट पजल सॉल्व करेंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। हमने कुछ छोड़ा था क्या, हमने पहला लाइन कंप्लीट कर दिया, सेकेंड थर्ड किया। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये फर्स्ट से करेक्टेड है। ओनली 2 पर्सन सी, हमने इसी से तो शुरुआत कर ली। ए सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में ए है, हमने ए को पुट कर दिया, हमने ए को पुट कर दिया। अब आपसे क्या बोला है, इसमें जो लिखा था कि ई को मिडिल में बिठाना है और ई और ए पड़ोसी नहीं है, वो अपने आप ही क्लियर हो गया कि इस वाले कन्फिग्रेशन में ई यहाँ पर चलेगा और इस वाले कन्फिग्रेशन में ई यहाँ पर चलेगा। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ए का पड़ोसी हो जाएगा। इस वाले में मिडिल में एकमात्र खाली था तो वो हमने पुट कर दिया। समझ रहे हैं, अब हमने ये भी क्लियर कर लिया। आगे बढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, जी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी सेकेंड लेफ्ट है सी के, इसका सिंपल मतलब क्या है कि जी और सी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। सी के सेकेंड लेफ्ट में, सी इन साइड है तो सेकेंड लेफ्ट में जी की इंफॉर्मेशन ये, और सी आउटसाइड है तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पर है, जो पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इस अजम्पशन को कर दीजिए गलत, ये अजम्पशन हो गया 100% करेक्ट, राइट। अब हमारे पास एक पर्सन बच रहा है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एच और बी का नेबर नहीं है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन बी बच रहा है, यहाँ अरेंज करिए ये सक्सेसफुली। अब देखिए
इन्हीं सारे पजलों को देख के समझ में ये आता है कि कई बार पैसेज को प्रॉपर रीड करना ज़रूरी होता है। अगर मैंने उस ई की पोजीशन पर स्टैग्नेंट हो गया होता, नहीं मैं तो यहीं से सॉल्यूशन करूँगा, मुश्किल हो जाता। तो मतलब अपने को स्टैग्नेंट नहीं रहना है। पैसेज में जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा फ्रेजाइल रहने की ज़रूरत है उसमें। डन। चलिए, ये हमारा रहा पजल। आई होप आपको इससे कुछ टेक मिला होगा, कुछ आपने एग्री किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है किसका, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, और मिलके करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप मुझे एक सिंपल सा दिमाग में रखिए, अगर ये आ गया आपके पेपर में ये वाला सेट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, 4-5 के 5 भी आ सकता है। कई सारे बच्चे इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर लिया, आंसर निकाल लिया, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऐसे में आपको अगर 4-5 क्वेश्चन है तो 5 बार अलग अलग पूरा रीड करके निकालना। हो सकता है आपकी स्पीड अच्छी हो, आप जल्दी कर लेंगे, एक पैटर्न वो है। दूसरा ये है कि पहले इसमें जो 16 वर्ड गिवन है, एक्चुअल में ये 16 होंगे भी नहीं क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होगा। पहले उन सब का निकाल लीजिए, फिर जितने क्वेश्चन होंगे 5 के 5 का कर लीजिएगा। 2 पैटर्न है, आपको जो ईजी लगता हो उस पैटर्न को फॉलो करिए, उससे सॉल्यूशन करिए। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, कॉमन एलिमिनेटर भी बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। चलिए, मैं आपको अभी पहले एक बार में सबका निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि अपन आंसर आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो डिस्ट्रक्टिव वर्ड है ये कहीं और दिख रहा है क्या? आप देख लो, फर्स्ट में डिस्ट्रक्टिव तक चेक कर लिया, सेकंड में डिस्ट्रक्टिव नहीं है, थर्ड में डिस्ट्रक्टिव नहीं है, फोर्थ में डिस्ट्रक्टिव है, ये रहा। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में। अब अपन चेक करेंगे क्या कोई ऐसा वर्ड भी है जो फर्स्ट और फोर्थ में है। एपिडेमिक अराउंड वर्ल्ड, मैन रिस्क रिसेशन नहीं है, तो डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कोड सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा। फर्स्ट में और फोर्थ में ये क्या है, पाइन, तो हमने निकाल लिया कि डिस्ट्रक्टिव का कोड क्या है, PINE। डन। चलो अब चलते हैं एपिडेमिक पे। अच्छा, एपिडेमिक फर्स्ट में था क्या, सेकंड में है, नहीं, क्या थर्ड में है, हाँ एपिडेमिक है। तो हम चेक कर लेंगे एपिडेमिक का कोड क्या हो सकता है। ये पहले चेक करिए, अराउंड वर्ल्ड इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका जो कोड है वो फर्स्ट और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में अगर अपन चेक करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में फाइन नहीं है, 9, तो ये 9 और 9 2 का, इसका मतलब हमने निकाल लिया डिस्ट्रक्टिव का कोड क्या, PINE, और हमने निकाल लिया इसका एपिडेमिक का कोड क्या, NINE। देखो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा रफ्तार में करेंगे, इजी होता है। आप 1 से 1.5 मिनट में ये निकाल लेंगे और अगले 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 मतलब 2 से सवा 2 मिनट में पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़े इजीली। अच्छा, अब बचा अराउंड, चेक करते हैं क्या अराउंड गिवन है, अराउंड नहीं है, इसका मतलब अराउंड का कोड और किसी में नहीं होना चाहिए। ये रहा अराउंड। चेक कर लेते हैं, बचे हुए 2 में से कोई कहीं नहीं दिख रहा, वाइन दिख रहा है, इसका मतलब फाइन जो है वो किसका कोड हो गया, अराउंड का, ये हो गया फाइन। आप समझ पा रहे हैं इसका एलिमिनेशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ढूंढ के एलिमिनेट कर रहा हूँ, लाइन में डिफरेंट लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे और मैं लिख भी रहा हूँ। अच्छा, अब बचा वर्ल्ड, तो वर्ल्ड आपका यहाँ पर भी है, वर्ल्ड आपका यहाँ पर भी है, और वर्ल्ड का कोड हमने क्या निकाला है, वाइन, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ये वर्ल्ड, और वर्ल्ड का कोड क्या है, वाइन। डन। ओके, तो फर्स्ट में का 4 और उस साथ में 3 और निकल गए। अब बचा एक्सट्रीम, तो चेक करते हैं क्या ये एक्सट्रीम और कहीं पर है, और कहीं पर है, और कहीं पर है, नहीं है, तो इसका कोड सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, इसमें। माइन कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वाइन दिख रहा है, ऐसा ये नहीं, साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना एक्सट्रीम, ये जो वर्ड है एक्सट्रीम, इसका कोड क्या है,
माइन है, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब अपन चेक कर रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चे इस दोनों में गिवन है, तो हमारे पास एक वर्ड है कौन सा, वाइन, हमें इकोनॉमिक्स का निकाल लिया वाइन। बचा क्या, रिसेशन। रिसेशन क्या क्या हो जाएगा, साइन। तो रिसेशन यहाँ पर भी है, रिसेशन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी। आप समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है ना, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। हाँ, मेरे पास ये बोर्ड है, पैनल है, मैं इसमें डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर नोटबुक पे पेन का भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट साइन कर लीजिएगा, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। या आप सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन का अलग अलग निकालना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब क्या हो गया, इतना हमने निकाल लिया, बचा रिस्क और फेलियर। रिस्क और रिस्क इसमें है, रिस्क और रिस्क हमें दिख रहा है किसमें, यहाँ और यहाँ रिस्क और रिस्क दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टाइन और टाइन, रिस्क और रिस्क है। तो अब बचा क्या, इसमें बचा मैन का हो गया टाइन और फेलियर का हो गया बाइन, ये निकल गया। ये हमने निकाल लिया कोडिंग। अब इन्होंने हमसे पूछा रिसेशन, हमने चेक कर लिया रिसेशन। रिसेशन किस वाले में था भाई, रिसेशन यहाँ था, हमने गोल लगा रखा है साइन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन। अब फिर से एक बार समझिए, ये तो मेरा जो पैटर्न है जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, थोड़ी स्पीड अगर अच्छी हो तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। वो आप सिंगल सिंगल करना चाहता है वो भी कर लीजिए। कई बार क्या होता है, आइदर और का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा पूछ लेगा जो गिवन ही नहीं है। सपोज कर लीजिए कि आपसे पूछ लेता हो एपिडेमिक इंडिया, डन, और नीचे कुछ कोड गिवन हो 4-5। तो ये जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक का कोड हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 9। सपोज कर लीजिए ऑप्शन नंबर 1 गिवन हो 9, ऑप्शन नंबर जो 2 गिवन हो उसमें भी गिवन हो क्या 9, और एक जगह हमने लिख दिया क्या फाइन, और एक जगह हमने लिख दिया क्या राइन। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसकी बात करें, इसकी इसकी इंडिया की, तो ये बच्चे एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स में से नहीं है, मतलब नया वर्ड है। तो इसका जो आंसर भी होगा उसमें जो कोड होना चाहिए वो इन कोडों में शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया कोड होना चाहिए। तो पहले मैं 9 इज ओके, बट फाइन किसी और वर्ड का कोड है जो हम यूज नहीं कर सकते, तो 9 इज ओके, हमें क्या लेना पड़ेगा, राइन। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में नया वर्ड यूज़ कर दे जो यहाँ गिवन नहीं है, तो आपके आंसर में नया कोड होना चाहिए जो यहाँ गिवन ना हो। क्लियर, ऑलराइट। दूसरा क्या, दूसरा ना, कई बार बच्चे एसएससी में पूछे गए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को यहाँ ढूंढने लगते हैं, जिसमें याद एक वर्ड होता है, उसके 4 नंबर्स होते हैं, पहला पे ए है तो ए का 1 ही होगा, दूसरे पे बी है, बी का 5 ही होगा, ऐसा करके कोडिंग होता है, पढ़ा होगा आपने। वैसा इसमें आप इस चीज़ से बचे। डिस्ट्रक्टिव अगर गिवन में पहले पोजीशन पर है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस डिस्ट्रक्टिव का कोड पहले पोजीशन पर ही होना चाहिए, नहीं। इस डिस्ट्रक्टिव का कोड किसी भी पोजीशन पर आगे हो सकता है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड सेंटेंस में जिस नंबर पर है उसका कोड सेंटेंस में उसी नंबर को हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर ऐसा होता तो फिर ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बैंकिंग में नहीं पूछा जाता इतना ईजी। बैंकिंग इज समथिंग जहाँ पर आपका टेस्ट तो होता ही है प्रॉपर। समझ आई बात? तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको बताया स्क्वायर में सिटिंग अरेंजमेंट और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। डिटेल चैप्टर वाइज जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, बेसिक में क्वेश्चन वाइज मेरे एंड से जो बेस्ट पॉसिबल है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व करते रहिए, मज़े से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।